हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा NMMS एग्ज़ाम जो नवंबर में होगा। उसमें अभी तक हम प्राचीन भारत यानी एंशियंट हिस्ट्री के ऊपर हमने 3 वीडियो अपलोड किए, जो कि क्लास 6 के में हिस्ट्री है। यूपी बोर्ड की 7th क्लास में जो हिस्ट्री है वो मध्यकालीन इतिहास है, उसके ऊपर भी हमने 3 वीडियो अपलोड किए। और अब जो आज हम वीडियो डाल रहे हैं वो क्लास 8th में जो हिस्ट्री है वो आधुनिक भारत का इतिहास है। इसको इंग्लिश में कहें तो मॉडर्न हिस्ट्री। हिस्ट्री तीनों क्लास की हिस्ट्री से मैंने आपसे कहा था कि आपके 12 क्वेश्चन बनते हैं। तो एंशियन हिस्ट्री प्राचीन भारत पर 3 वीडियो और मध्यकालीन भारत पर 3 वीडियो, और ये अब जो 3 वीडियो आएंगे ये आधुनिक भारत का इतिहास पर आएंगे। तो एक एक वीडियो मैं बाद में डालूंगा। तो इस तरीके से ये 4 और 4 और 4 यानी 12 वीडियो हो जाते हैं। अगर आप इन वीडियो को देख लेंगे तो आपके हिस्ट्री के तैयारी आपकी पूरी हो जाती है, राइट। तो अब आगे हम देखते हैं। इसके बाद हम शुरू करेंगे भूगोल या फिर सिविक्स। तब जाके ये आपका सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र का ये 35 क्वेश्चन हो पाएंगे। आप बिना पढ़े बिना वीडियो देखे अगर आप सोचते हैं कि हमारे 35 क्वेश्चन में से 30 या 25 बताऊँ, तो आप कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी। अगर आपको विश्वास होगा कि मेरा ये क्वेश्चन में से यही ऑप्शन सही है, तो आप विश्वास के साथ कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहला क्वेश्चन लेते हैं कि अमेरिका की खोज किसने की थी। ऑप्शन 1 है कोलंबस, ऑप्शन 2 है हॉकिंस, ऑप्शन 3 है वास्को डी गामा, ऑप्शन 3 है सर टॉमस रो। तो अमेरिका की खोज जो है कोलंबस ने की थी, तो इसका पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर है। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं कि वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था। तो वास्को डी गामा जो है ऑप्शन ए पुर्तगाल का था, ऑप्शन बी स्पेन का था, ऑप्शन सी जो है मिस्र का था, ऑप्शन डी सर टॉमस रो। ये सर टॉमस रो गलत हो गया है, मालूम यहाँ पर कुछ भी और नाम दे सकते हैं। कह सकते हैं कि वो जो है किसी और का था, यानी नाम हम यहाँ पर दे सकते हैं फ्रांस कर देते हैं, ठीक है, ये गलत है। तो अब वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था। तो वास्को डी गामा जो है पुर्तगाल का निवासी था, तो इसका ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। ये वास्को डी गामा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वास्को डी गामा जो है हमारे भारत पर 1498 में, आप नोट करेंगे 1498 में ये पहुंचा था भारत के वेस्ट समुद्र तट, जिसका नाम है उस समय कालीकट, ठीक है। तो कालीकट में ये 1498 में ये पहुंचा था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन है पुर्तगाल। वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था, पुर्तगाल का, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन जो मैंने बताया है कि 1498 में भारत के किस तट पर पहुंचा, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कालीकट में पहुंचा था, याद रखेंगे। इस समय केरल का जो जिला है कोझिकोड, वो कालीकट का इस वर्तमान नाम है इस समय, कोझिकोड, राइट। भारत में सर्वप्रथम कौन सा यूरोपी आया, यानी भारत में सबसे पहले कौन आया, ये आपको पता है, सबसे पहले पुर्तगाली आए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन लेते हैं कि कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहांगीर जो था मुगल काल का जो बादशाह था, उसके दरबार में पहला अंग्रेज कौन आया था। तो पहला अंग्रेज कौन आया था, पहला अंग्रेज आया था, ये पहला अंग्रेज राजदूत कौन आया था। तो पहला अंग्रेज राजदूत था कैप्टन हॉकिंस। तो इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें ये सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस ये दोनों ही आए थे। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि पहला कौन था, और उस समय जो इंग्लैंड का
जो राजा होता है वो जेम्स फर्स्ट था, उसने इन दोनों को भेजा था भारत में, इसके लिए ये तलाशने के लिए कि यहाँ पर जो है बिजनेस की क्या संभावना है, व्यापार की क्या संभावना है। तो 1608 में ये आता है कैप्टन हॉकिंस, और 1615 में आता है सर टॉमस रो। तो जाहिर सी बात है कि पहले कौन आया, कैप्टन हॉकिंस आया और सर टॉमस रो आया। कहा जाता है कि ये लोग जहांगीर की ऐशो आराम और महल को देखकर ये बहुत प्रभावित हुए थे। अगला है 5वां क्वेश्चन लेते हैं हम कि प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की जो रुचि थी वो किस व्यापार में अधिक थी, यहाँ के किस बिजनेस में अधिक थी। जाहिर सी बात है कि ये समुद्र तट के रास्ते से आए थे और उस समय केरल का वो क्षेत्र था, तो सबसे पहले थी मसालों के क्षेत्र में, तो इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम छठा कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कौन सा निर्णायक युद्ध हुआ था। कहने का मतलब है कि हमने कहा कि यहाँ पर पुर्तगाली आए और अन्य डच भी आए, फ्रांस के आए, ब्रिटेन के आए, तो ये सभी लोग व्यापारी बनकर आए थे और इनके पास नेवी थी, लेकिन ये हमारे भारत में अपने स्थापित करना चाहते थे, इसलिए इनमें आपस में भी लड़ाई होती थी। तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में एक युद्ध लड़ा गया। वो कौन सा निर्णायक युद्ध हुआ था, ये निर्णायक युद्ध का मतलब था कि इसमें फ्रांसीसी हार गए थे और ये हुआ था 1760 में। 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ, इसमें फ्रांसीसी हार गए और यहाँ पर केवल जो है व्यापार तक सीमित रहे और अंग्रेज जो है अपने उत्तर भारत की तरफ बढ़े और इन्होंने आगे चल के अपनी जो नीति है उससे भारत पर राज भी किया। तो ऑप्शन कौन सा सही है, बी वांडीवास का। आगे बढ़ते हैं, ये तो आपको पता ही है प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध 1757 लॉर्ड क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। तो ये तो सिंपल है, इसलिए डायरेक्ट बताया। 8वां क्वेश्चन है बंगाल का नवाब कौन था जब प्लासी का युद्ध हुआ था। तो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी जो बना, यानी अंग्रेज जो आए थे तो पहले अपनी व्यापार करने आए थे, तो उनकी जो कंपनी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी EIC। उनका प्रथम गवर्नर कौन था, ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी और ऑप्शन डी है लॉर्ड वेलेजली। तो इनका जो है प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड क्लाइव। तो इसका पहला ऑप्शन इसका सही है, उत्तर है। अगला है विलय नीति। ये जो विलय नीति है, जो मिलाने की नीति है, जिसका दूसरा नाम है कोलैप्स पॉलिसी, इसमें यह था कि अगर किसी राजा की संतान नहीं होती है तो राजा जो है बिना हमारी अनुमति के बिना किसी दूसरे को गोद नहीं लेगा, यानी गोद लेने की परमिशन भी आप हमसे लेंगे। अंग्रेजों ने ये पॉलिसी बनाई थी, तो इसको कहते हैं विलय नीति। क्योंकि अंग्रेजों की नीति थी कि जिस राजा के कोई पुत्र नहीं होगा तो हम उसको गोद लेने नहीं देंगे और उसके राज्य को अपने में मिला लेंगे। ये जो नीति बनाई थी वो लॉर्ड डलहौजी ने बनाई थी, तो इसका पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, 13वां क्वेश्चन लेते हैं कि पानीपत के 3 युद्ध हुए। पानीपत का जो तीसरा युद्ध था जो कि 1761 ईस्वी में हुआ था, इसमें मराठों की स्थिति बहुत बुरी हो गई थी। उनको हराया किसने था, यहाँ पर जो है शाह है, शाह। तो और यहाँ भी शाह है, फॉन्ट में कुछ कमी हो जाती है। तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध में मराठों को किसने हराया था, तो मराठों को जो संघ था उसको अहमद शाह अब्दाली ने हराया था। इसका ऑप्शन इसका डी सही उत्तर होगा। तो जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। 12वें क्वेश्चन पर आते हैं कि टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की जो संधि की, समझौता किया, वो किस सन में किया। आपको पता है कि अंग्रेजों के और टीपू सुल्तान के फादर हैदर अली के बीच कुल मिला के जो है प्रथम
मैसूर युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। तो पहला जो मैसूर युद्ध हुआ था वो होता है 1767 से 1769, और जो दूसरा जो मैसूर युद्ध था वो होता है 1780 से 1784, और जो तीसरा जो मैसूर युद्ध है वो 1790 से 1792 में, और लास्ट जो है चौथा मैसूर युद्ध होता है वो 1799 ईस्वी में होता है। तो अब यहाँ ये क्वेश्चन ये पूछा गया है कि टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टम की जो संधि है वो जो है कब की। तो मैं इनका जो तीसरा युद्ध था उसमें टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच जब युद्ध हुआ तो 1792 में श्रीरंगपट्टम की संधि होती है, और इस युद्ध में टीपू सुल्तान को बहुत नुकसान होता है और अंग्रेजों को 3 करोड़ रुपए युद्ध हर्जाना भी देना पड़ता है, और अपने कुछ क्षेत्र भी अंग्रेजों को देने होते हैं। तो इस युद्ध से टीपू सुल्तान को बहुत नुकसान हुआ। ये तीसरा वाला जो मैसूर युद्ध है। अगला ये है सायक संधि। ये जो सायक संधि है इसकी जो नीति है इसको किसने बनाया था। अब सायक संधि आप समझिए, अभी मैंने बताई थी विलय नीति क्या होती है कि जिस राजा का कोई संतान नहीं होगी तो वो कोई भी बच्चा जो गोद लेगा वो बिना अंग्रेजों की परमिशन के बिना नहीं लेगा, क्योंकि कहने का मतलब था वो हड़पना था। अब सहायक संधि ये है कि कोई भी जो देसी राजा हैं उन देसी राजाओं को खत्म करना था और उन देसी राजाओं को राज्यों के अपने अधीन करना था। यानी कहने का मतलब है उन्होंने ये ऑप्शन रखा कि अगर आप हमारी हेल्प लेना चाहते हैं तो हम युद्ध लड़ेंगे और आप युद्ध नहीं लड़ेंगे, आपके हथियार नहीं होंगे, हमारे हथियार होंगे, और आपको हमें हमारी सेना का खर्चा उठाना होगा और एक रेजिडेंट रखना होगा अपने महल में। कहने का मतलब है खर्चा आप सारा उठाएंगे। तो ये सहायक संधि इनकी थी वेलेजली की। तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। और वेलेजली कब आया था? ये 1799 में चौथा मैसूर युद्ध हुआ था। इससे एक साल पहले 1798 में ये भारत आ गया था। अब इससे पहले कौन था? इससे पहले वारेन हेस्टिंग्स था। 14वां क्वेश्चन है कि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ये वाला जो युद्ध है वो किसके बीच लड़ा गया? तो पहले वाले युद्ध में हैदर अली होता है और अंग्रेजों के बीच होता है। तो इसका ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। दूसरा, तीसरा और चौथा युद्ध जो है टीपू सुल्तान के हैं, और पहला युद्ध दूसरे युद्ध में हैदर अली एक्सपायर हो जाता है और फिर जो है बागडोर टीपू सुल्तान संभालता है। 15वां क्वेश्चन है कि सालवाई की जो संधि है वो किस किस के बीच हुई? तो सालवाई की जो संधि है वो मराठों और अंग्रेजों के बीच हुई। यहाँ पूछा है कि अंग्रेज और निजाम के बीच हुई, निजाम तथा मराठाओं के बीच हुई, मराठा तथा अंग्रेजों के बीच, या अंग्रेज तथा हैदर अली के बीच हुई। तो पहला जो युद्ध हुआ था मराठा युद्ध जो 1775 से और 1782 तक, ये जो 7 साल तक जो चला था युद्ध, उसमें मराठा और अंग्रेजों के बीच हुआ। तो इसका ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। विलय नीति के अंतर्गत जो विलय नीति थी लॉर्ड डलहौजी की, उस नीति के अंतर्गत डलहौजी ने कई राज्यों को अपने राज्यों में मिला लिया था। तो वो कई राज्य कौन कौन से थे? उसमें सतारा था, नागपुर था, उदयपुर था, जैतपुर था, बगाड़ था, संबलपुर था, झांसी था, इनको मिलाया गया था। तो पहला पूछ रहे हैं कौन सा राज्य है, तो वो सतारा था। तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। 17वां क्वेश्चन है कि हैदर अली के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो हैदर अली जब था तो उस समय जो गवर्नर जनरल था वो वारेन हेस्टिंग था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ मराठा युद्ध कब हुआ? तो चतुर्थ मराठा युद्ध कब हुआ?
आपको पता है कि पहला मराठा युद्ध मैंने अभी बताया था 1775 से लेकर 1782 तक 7 साल चला। दूसरा युद्ध 1803 में, और तीसरा मराठा युद्ध 1804 से 1816, ठीक है, और लास्ट युद्ध हुआ था 1817। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं चौथा युद्ध कब हुआ था, 1817, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। आगे है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? अंग्रेजों ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे वो धीरे धीरे जो है अमीर होते जा रहे थे, और वो यहाँ पर कई लोगों का शोषण कर रहे थे, और तब वापस जो वो इंग्लैंड जाते थे तो उनके पास अथाह पैसा होता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, उन पर कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक नियम पास किया, रेगुलेटिंग एक्ट। तो ये कब बना? यानी यहाँ के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को कंट्रोल करने के लिए बना था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को कंट्रोल करने के लिए, उन्हें देखरेख करने के लिए एक एक्ट बना, रेगुलेटिंग एक्ट। तो वो 1773 ईस्वी में बना। तो इसका पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, सोसाइटी माने समाज, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो बी उत्तर है। विलियम जोन्स ने इसमें भारत की संस्कृति के बारे में बताया है। अगला क्वेश्चन है स्थायी बंदोबस्त प्रथा किसने लागू की थी? स्थायी बंदोबस्त की जो प्रथा है वो किसने प्राप्त की थी? तो ऑप्शन है वेलेजली, ऑप्शन 2 है डलहौजी, ऑप्शन सी है कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी है बेंटिंग। तो डलहौजी की नीति अभी हमने आपको बताई थी, जो विलय नीति थी। वेलेजली की नीति बताई थी, ये इनकी सहायक संधि वाली थी। और ये जो शुरू करी है, इस प्रश्न का जो जवाब है वो ऑप्शन सी है कॉर्नवालिस। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1800 में, ऑप्शन बी है 1801, ऑप्शन सी है 1802, ऑप्शन डी है 1804। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना हुई वो 1801 में ही। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला है कि अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए, अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए, उनकी जो क्रूर नीतियां हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए एक स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया, जिसको क्रांति कहा जाता है, एक संग्राम कहा जाता है, और वो 1857 ईस्वी में लड़ी गई। आपको पता है कि 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। उसके 100 साल बाद 1857 में अंग्रेजों को भगाने के लिए सभी लोगों ने मिलकर एक क्रांति लड़ी, जिसको कहते हैं हम स्वतंत्रता क्रांति। तो ये 1857 में लड़ी गई थी। तो इसके लिए एक तिथि की घोषणा की गई थी, और वो तिथि थी 31 मई 1857। लेकिन लोगों में इतनी गुस्सा थी कि ये जो है 31 मई को शुरू ना होकर उससे पहले ही शुरू हो जाती है, और उस क्रांति का आगाज जो है 31 मई को नहीं हो पाता। इसी से क्वेश्चन और बनते हैं कि जगह जगह इस क्रांति का उस एरिया क्षेत्र में किस किसने नेतृत्व किया। अब 1857 ईस्वी की क्रांति के समय जो मुगल शासन भी चल रहा था उस समय, तो मुगल बादशाह कौन था? तो कहते हैं कि उस समय जो मुगल बादशाह था आखिरी, वो बहादुर शाह जफर था। ये ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अंग्रेजों ने इनको रंगून भेज दिया था, और वहीं इनकी मृत्यु हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया था? रंगून। बंगाल में द्वैत, बंगाल में जो द्वैत शासन था, यानी जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं डबल गवर्नमेंट। डबल गवर्नमेंट की नींव किसने डाली थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, द्वैत डबल शासन का मतलब है कि जो फाइनेंशियल पोजीशन होगी, यानी जो पैसे वाला क्षेत्र होगा, वो अंग्रेजों ने अपने पास रखा, और नाम मात्र का राजा जो है देख रेख के लिए, व्यवस्था के लिए वहां राजा को बनाया। ठीक है, यानी फाइनेंशियल पोजीशन अपने पास रखी।
तो बंगाल में द्वैत शासन की जो नींव है वो रॉबर्ट क्लाइव ने डाली थी, तो इसका ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 26 कि जो बंगाल में जो डबल शासन था उसको किसने समाप्त किया था? उसको वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था, तो इसका ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 10 मई 1857 ईस्वी से सैन्य विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मैंने आपको बताया कि 1857 की क्रांति की तारीख जो है 31 मई रखी गई थी, लेकिन ये पहले ही शुरू हो गया था, तो वो तारीख थी 10 मई को ही सैन्य विद्रोह हो गया। और कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो मेरठ से हुआ। आपने मंगल पांडे की कहानी सुनी होगी, तो वो मेरठ में ही मंगल पांडे जो है सैन्य विद्रोह करते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 28वां कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद मुगल शासक बहादुर शाह को कहाँ निर्वासित किया गया था? ये मैंने अभी बताया था कि 1857 का जब विद्रोह हो गया, इस क्रांति का जो एक तरह से अध्यक्ष जो है वो बहादुर शाह जफर को बनाया गया था, जो कि मुगल बादशाह था, और फिर उसको निर्वासित कर दिया था, एक तरह से भेज दिया था, उसको रंगून भेज दिया था। ठीक, तो ये मैंने बता दिया, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अब इसी 1857 क्रांति से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। बिहार में 1857 की जो क्रांति है, विद्रोह है, संग्राम है, इसका जो है लीडर नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में जो लीडरशिप, जो नेता कौन बना था इस क्रांति का? तो वो कुंवर सिंह थे, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अब इसी 1857 की जो क्रांति हुई थी, झांसी में किसके नेतृत्व में ये लड़ा गया था? तो आपको मालूम है झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में ये क्रांति को लड़ा गया था। तो उनका युद्ध किस अधिकारी से हुआ था? तो उनका युद्ध हुआ था कर्नल ह्यूरोज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। यानी उस समय जनरल ह्यूरोज थे जिनसे इनका युद्ध हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत है। एशियाटिक सोसाइटी जो बताया था विलियम जोन्स, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, तो इनका ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। तो समाज पर क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, ब्रह्म समाज, एशियाटिक सोसाइटी। ठीक, अगला क्वेश्चन है 32वां, लॉर्ड बेंटिंग ने सती प्रथा को रोकने के लिए एक कानून कब बनाया? देखिए, सती प्रथा जो कि हमारे समाज की एक बुराई थी, और इस बुराई को दूर करने के लिए राजा राम मोहन राय ने काफी प्रयास किया, बहुत प्रयास किया। उन्हीं के बार बार लड़ाई लड़ने के कारण इस पर एक कानून बना। तो ये पूछ रहे हैं कि लॉर्ड बेंटिंग थे उस समय, और राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड बेंटिंग से कहा कि इस पर एक कानून बनाया जाए, ये प्रथा जो चल रही है इसको रोका जाए। तो किस सन में बना? तो 1829 में बना, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अब ये किताब है सत्यार्थ प्रकाश, आपने वो वीडियो देखी होगी जिसमें किताबों और उनके राइटर्स के नाम वाली वीडियो देखी होगी, तो उसमें सत्यार्थ प्रकाश होगा। तो ये पुस्तक किसने लिखी है आपको समझ में तुरंत आ गया होगा, वो दयानंद सरस्वती ने लिखी है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए रामकृष्ण परमहंस, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती। तो वेदांत कॉलेज और हिंदू कॉलेज, इन दोनों कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई है, तो इसका ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35वां लास्ट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसको कहते हैं ए फॉर अलीगढ़, एम फॉर मुस्लिम, और विश्वविद्यालय का मतलब है यूनिवर्सिटी। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक फाउंडर कौन थे? ऑप्शन ए अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इसका जो सही उत्तर है वो सर सैयद अहमद खान थे। ये जो है अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे, और इन्होंने एक साइंटिफिक सोसाइटी की भी स्थापना की थी। सोसाइटी की भी स्थापना की थी, और इन्होंने एक जो है कॉलेज की स्थापना की थी जिसका नाम है एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय, जो बाद में एएमयू बना। यानी एएमयू की स्थापना बाद में हुई है, लेकिन इस विद्यालय का जो नाम उन्होंने रखा था वो था एंग्लो, ये पूछा जाता है इसलिए लिख रहा हूं मैं, एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय।
तो इस एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय की स्थापना जो है सर सैयद अहमद खां के द्वारा की जाती है और बाद में यही विद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से प्रसिद्ध होता। तो ये थे 35 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, आपने नोट कर लिए होंगे, ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।